Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where the coverage of the news would be from two important newspaper, that is the Hindu और Indian Express. तो इन दोनों न्यूज़पेपर से जो important news है, जो उसकी थीम है, उसको समझेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं. So these are the today's topic. Today is 6th of July. First topic is India Nation One Voter ID, Kawasaki disease, self-reliance in agriculture, Elements. This is India's first social media app. And dealing with China. So these are the important topic for the day that I'll be discussing with you. Apart from this, there would be MCQs question with explanation of the previous day question. तो सैटरडे के जो MCQs के क्वेश्चंस थे उसके एक्सप्लेनेशन में आपको बताऊंगा, करेक्ट आंसर बताऊंगा और साथ के साथ वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड ऑफ दिस वीडियो so that you practice some of the important questions. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube and do not forget to hit a like button on this video. Now coming to the first topic, that is One Nation One Voter ID. This news you can find in the Hindu. और बात करें इस बेसिकली एडिटोरियल की रेलेवेंस की, तो ये आपके मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और सेक्शन की बात करें जनरल स्टडीज़ की, तो जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे एक एनालिटिकल लेवल पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो जिस तरह से कोविड-19 का पेंडेमिक है, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस तरह से जो सीनियर सिटीजन हमारे जिनका एज 65 है, उनके लिए क्या प्रोविजंस हो सकते हैं वोट करने के लिए. क्योंकि अभी जैसे रिसेंट में आप देखोगे तो बिहार में इलेक्शन शेड्यूल्ड है, आने वाले समय में बेसिकली वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शंस होगी. तो उस टाइम पे किस तरह से जो हमारे सीनियर सिटीजन होंगे वो कैसे वोट करेंगे. तो जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए जो पोस्टल बैलेट है उसकी सुविधा करने की बात की गई है. बट दीज आर द पीपल, सीनियर सिटीजन आर द पीपल जो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क ग्रुप में है इन द बेसिकली कोरोना वायरस को लेकर के, राइट. और अभी तक जो बैलेट सिस्टम था, जो बैलेट वोटिंग होती थी, जो पोस्टल वोटिंग होती थी, वो अवेलेबल थी सिर्फ डिसेबल सिटीजन्स के लिए जो कि अबव 80 ईयर्स ऑफ एज के हैं, राइट. सो ये क्राइटेरिया प्रेजेंट में एग्जिस्टिंग है. तो बात की जा रही है 65 ईयर तक करने की. बट यहाँ पे क्वेश्चन ये बताई गई है कि जो पोस्टल बैलेट होगी वो रिस्क तो मिनिमाइज करेगी, बट इन्फेक्शन इस तरह का है क्योंकि इन्फेक्शन ट्रांसमिशन वहाँ से भी हो सकती है, राइट. सो क्यों नहीं एक तरह का सेपरेट वोटिंग बूथ्स बनाया जाए, स्पेशली जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन जाके ही वोट करेंगे. सो इलेक्शन कमीशन, द ECI हैज़ टू लुक इनटू इट. बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, चाहे वो हमारी स्टेट कमीशन इलेक्शन कमीशंस हो, सेंट्रल इलेक्शन कमीशंस हो, उनको नेगोशिएट करके कंक्लूजन पे आना पड़ेगा कि क्या ये बूथ बनाना ही सही है या फिर जो पोस्टल बैलेट है उनके थ्रू हमें सिटीजन को आगे वोटिंग करनी है. नाउ इसमें माइग्रेंट लेबर के बारे में बात की गई है. इसके अलावा जो वोटिंग्स जो हैं, जो माइग्रेंट्स है, अगर नेशनल लॉकडाउन के बाद जो मैग्नीट्यूड थी इंटरनल माइग्रेशन का, जो हार्डशिप से जिन्होंने जो माइग्रेंट वर्कर गुजरे हैं, उनका इंड्योर भी इस क्वेस्ट में उनकी जो लाइवलीहुड है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है. तो यहाँ पे ज़रूरत है जो हमारे माइग्रेंट वर्कर हैं, जो कि इंटरनल माइग्रेशन हुई है, वो ऑलमोस्ट कंस्टिट्यूट करती है 13.9 करोड़ की, राइट. एंड इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक ये डेटा है और नियरली थर्ड ऑफ द इंडिया लेबर फोर्सेस, राइट. और ये जो टोटल इंटरनल माइग्रेशन हुई है, दैट वर्क डू नॉट एनरोल द वोटर्स. तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एनरोलमेंट रेशियो भी काफ़ी कम है. जैसे कई लोग, मान लो अगर कोई बिहार का माइग्रेंट वर्कर है, राइट, एंड ही हैज़ मूव्ड टू मुंबई एंड ही इज़ रिसाइडिंग देयर फॉर पास्ट 15 ईयर्स, तो वहाँ पे इसकी जो एनरोलमेंट है इस वाले साइकिल में नहीं है. कई बार लोग वोटिंग को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, खास करके जो माइग्रेंट क्लास में. तो यहाँ पे वो बताई गई है कि उनके पास फुल प्रूफ रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं होने की वजह से ना तो वहाँ इनरोल थे, ना ही वो अपने नेटिव स्टेट में इनरोल थे, और जिस वजह से जो नंबर ऑफ वोटर्स थे उनका भी जो रेशियो है वो काफ़ी कम हो चुका है. तो क्या इस टाइम पे अगर वो अपने होम स्टेट में, तो उनकी इनरोलमेंट किस तरह से की जाएगी. तो इश्यूज़ ऑफ माइग्रेंट वर्कर भी थोड़ा सा इसमें डिस्कस किया गया. नाउ जो टास्क है बिफोर ECI, जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके सबसे पहली टास्क है कि किस तरह से इंश्योर करे कि जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर्स हों, चाहे भी किसी भी क्लास से हों, उनको एक सेंट्रल मिशन में लाना. ठीक है, एक सेंट्रल मिशन में ला करके सब लोगों के लिए एक रोस्टर बनाना, उनको प्रॉपर जो इलेक्टोरल रोल होती है, सब लोगों को इनरोलमेंट कराना सबसे बड़ी टास्क होगी. और नेशनल इलेक्शन स्टडी सर्वे के मुताबिक अबाउट 10% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग ड्यू टू द लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द पॉलिटिक्स. तो जो स्टडी की गई है उसके मुताबिक जो पाया गया है कि 10% लोग ऐसे हैं टोटल वोटिंग में जो इनरोल होते हैं, उनमें 10% लोग हैं जो वोटिंग के लिए जाते नहीं है. इसलिए नहीं जाते हैं, दीज पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन वोटिंग, राइट.
और ईसीआई ने अभी बेसिकली क्या किया कि आधार लिंक्ड वोटर आईडी सॉल्यूशन बनाया है, जहाँ पे अगर किसी की आधार है तो वो डिजिटली उस चीज़ों से भी किसी भी जगह पे ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया वो वोटिंग दे सकते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप टू इंक्रीज द इनरोलमेंट ऑफ द वोटर्स, एंड इट विल बी इन द टाइम ऑफ द फ्यूचर दैट विल बिकम फंक्शनिंग इन रियलिटी. आने वाले समय में सारे जगहों पे इसको किया जाएगा. दिस इज़ वर्चुअल मोड, अभी ये चीज़ें प्लानिंग में है, एग्जीक्यूशन में नहीं आई है फाइनली. दिस वुड बी एग्जीक्यूटेड वेरी सुन, और वंस दिस इज एग्जीक्यूटेड तो इससे जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें इनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगी और लोगों को हैजल फ्री वोटिंग का एक मौका मिलेगा. नाउ देयर मस्ट बी अ पॉलिटिकल विल टू असर द वन नेशन वन वोटर आईडी टू इंश्योर द बैलेट प्रोबेबिलिटी. जो हमारी प्रोबेबिलिटी है उसको इसी तरह से बढ़ाया जा सकता है. सो वी नीड अ पॉलिटिकल विल. इलेक्शन कमीशन को और पावर देने की ज़रूरत है, या कुछ इस तरह के लेजिस्लेशन लाने की ज़रूरत है जहाँ पे इलेक्शन कमीशन इस पावर को अपने हिसाब से इनकाउंटर करे, एंड एट द सेम टाइम दिस विल हेल्प टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द वोटर्स इन द वोट शेयर ऑफ द इंडिया, राइट. Now coming to the second topic, that is Kawasaki disease. This you can find in the Indian Express. आपको Indian Express में मिल जाएगी, और ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 में ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं. तो बेसिकली पूरे विश्व में अराउंड द वर्ल्ड, इंडिया ने रिसेंटली देखा है कि जो चाइल्ड में जो कोविड-19 जैसे सिम्टम्स, कुछ इन्फेक्शंस देखने को मिले हैं जो कि एसोसिएटेड है एक रेयर इलनेस है जिसका नाम है कावासाकी डिजीज़. तो मैं आपको आगे बताऊंगा इस डिजीज़ में होती क्या है. बट डॉक्टर्स का कहना है, डॉक्टर स्टार्टेड सेइंग दैट ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स, और जो WHO है, हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मुताबिक पिछले महीने से इस तरह की मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेशन डिसऑर्डर देखने को मिली है कोविड-19 के बाद, राइट. तो ये बेसिकली एक डेरिवेटिव माना जा रहा है कि क्या कोविड के साथ साथ ये भी बीमारी बच्चों में फैल सकती है इंडिया में. सो दिस इज़ अ वेरी सीरियस सिचुएशन फॉर कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम ऑलरेडी बहुत ही पुअर है. हमारे पास जो बेसिक जो इम्यूनिटीज़ हैं इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम, वो काफ़ी कम है. तो कावासाकी डिजीज़ है क्या? एक एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जहाँ पे जो हमारी ब्लड वेसल होती है उसको दैट इज सीवियरली इम्पैक्टेड, एंड यूजुअली अगर इन द चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 5. तो ऐसे बच्चे जो 5 साल के कम उम्र के हैं उनको इस बीमारी का खतरा, इन्फ्लेमेशन का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है. एंड द इन्फ्लेमेशन इज देयर इन द कोरोनरी आर्टरीज, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट. तो जो आर्टरीज जो हार्ट ब्लड, जो बेसिकली जो ये आर्टरीज है, ये क्या करती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो आप अगर आप हार्ट शेप पढ़ोगे तो दिस इज अरोटा एंड ऑल द थिंग्स. मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, दिस इज समथिंग बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. बट जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है हार्ट में, राइट. तो ये यहाँ पे उस चीज़ के एनरोलमेंट जो प्रोसेस है उसको कम कर देती है, and this led to the phenomenon of swelling of the wall in the arteries, and that lead to the heart attack, जिस वजह से हार्ट अटैक आने की खतरा होता है. And the disease also affect the coronary function in the heart. तो ultimately this would severely affect the heart, क्योंकि जो ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हमारे ब्लड वेसल्स तक पहुँचेगा नहीं, आर्टरीज उसको कैरी नहीं कर पाएगी. That will result ultimately to the heart attack, and this can severely cause death in the children's. Now what are the symptoms? इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स बताए गए हैं, जैसे फीवर है, रैशेस है, रेडनेस इन द कॉर्निया, red and cracked lips, and red tongue, lymph node enlargement and the neck. So these are some of the common symptoms that is being shown with the disease. और जो steroids है, अभी तक भी जो इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो thankfully we are having a steroid that remained the key treatment to reduce the inflammation. Inflammation से इसको कम किया जा सकता है. But finally this is not the cure. We do not have the complete vaccination or medicine that will help to cure it. So amid the situation COVID-19 में जिस तरह से सिचुएशन बढ़ रही है, so बच्चे basically below the 5 year of age and the senior citizen of 65 year of age, they are the most vulnerable to this risk group. So this is specifically to the children, but अगर कोरोना COVID-19 की बात करें तो ये 2 एज ग्रुप हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होती हैं इससे. नाउ सेल्फ रिलायंस इन द एग्रीकल्चर, दिस इज़ बाय अशोक गुलाटी. इन्होंने बात की है आत्मनिर्भर इन एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में. आप इसको इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ सकते हैं आज के एडिटोरियल में. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस एडिटोरियल, दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 3, जहाँ पे एग्रीकल्चर रिलेटेड बातें की गई है.
तो ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हुई है पूरी तरह से कोविड-19 के बाद, एंड दिस इज़ अ टाइम इट कॉल फॉर द आत्मनिर्भर भारत इन द टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। और भी बहुत सारी चीज़ों की बात की गई, मैं करके बताऊंगा। तो इसमें बताया गया है कि व्हाट डज द आत्मनिर्भर भारत मीन, विच इट इज़ द सेल्फ रिलायंस और इट्स सेल्फ सफिशेंसी फॉर ऑल एसेंशियल आइटम। सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, और भी ऐसे एसेंशियल आइटम है जो मैन्युफैक्चरिंग हैं, बेसिकली जो हमारे मेडिकल के जो ड्रग्स आते हैं वो हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, और उसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं वो सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों पे सेल्फ रिलायंस कैसे कर सकती है इंडिया, उसके बारे में जिक्र है। एंड कैन इंडिया बिकम आत्मनिर्भर इन द क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस हो चुके हैं, और 80 to 85% जो हमारी क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो बाहर से पूरी होती है। नाउ आत्मनिर्भर अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन है अभी इंडिया की 1.37 बिलियन है, और इन सारे लोगों को अगर घर तक बेसिकली फूड देना है, क्योंकि कोविड-19 के बाद सिचुएशन हुई क्या है, जितने भी माइग्रेंट वर्कर उनके पास काम नहीं है, और काम नहीं होने की वजह से जो पीडीएस सिस्टम है उसका बेसिकली दे आर नॉट हैविंग द मनी टू परचेज द फूड फॉर देयर लाइवलीहुड। तो सरकार ने जो कोशिश की थी कि सब लोगों को टिल अक्टूबर और नवंबर जो फूड है वो फ्री दी जाएगी। इससे पहले यहाँ पे एक सिचुएशन बताई गई है कि 1960s की अगर बात करें तो उस समय पे हमारी जो फॉरेन करेंसी रिजर्व हुआ करती थी वो $400 मिलियन की हुआ करती थी, राइट। और उस टाइम पे जब हम वीट इंपोर्ट करते थे तो वी कुड हैव इम्पोर्टेड 7 मिलियन टन्स ऑफ वीट, बट ऐसा किया नहीं गया क्योंकि उसमें फॉरेन रिजर्व पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता। आज अगर बात करें 2019 पे तो वी हैव ऑलमोस्ट 1920 पे तो वी हैव ऑलमोस्ट $500 बिलियन। वहाँ पे मिलियंस में थी, दिस इज 400 मिलियन, नाउ वी हैव $500 बिलियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। और इससे अगर बात की जाएगा 20 मीट्रिक टन भी अगर हमें वीट चाहिए होगी, सो दैट विड अगर $250 पर टन के हिसाब से कॉस्ट करती है, तो पूरा जो कॉस्ट है 20 मीट्रिक टन का वो आएगा $5 बिलियन के आसपास। सो जो कि सिर्फ और सिर्फ 1% होगा हमारे टोटल रिजर्व के प्रेजेंट में। जो 1920 में अभी हमारे पास जितनी भी फॉरेक्स रिजर्व है उसका सिर्फ 1% कॉन्स्टिट्यूट करेगा। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि सारी चीज़ें अगर किसी चीज़ को इम्पोर्ट भी करना है, वी ऑलरेडी हैव आवर FCI जो हमारी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके पास ऑलरेडी सारी चीज़ें सरप्लस में है। बट जो सबसे मेन ज़रूरत है उसको रियली जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है उसके डिलीवरी सिस्टम में जो लोगों तक जो चीज़ें पहुँचानी है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, फंक्शनिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है। नाउ अगर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बास्केट की बात करें तो जो हमारी करंट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बास्केट है 1920 की, तो ये एक आइडिया देती है कि किस तरह से रिवील्ड कंपैरेटिव एडवांटेजेस हो सकती है। तो मरीन प्रोड्यूस की अगर बात करें तो यहाँ पे 6.7 बिलियन एक्सपोर्ट होती है, दिस इज इन द टॉप लिस्ट, फॉलोड बाय राइस की हम एक्सपोर्ट करते हैं 6.4 बिलियन। स्पाइसेस की अगर बात करें तो 3.6 बिलियन। ये आपके लिए ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हायरार्की किस तरह से फॉलो हो रही है ये आप ध्यान रखना। बफेलो मीट इंडिया में $3.2 बिलियन के आसपास की बेसिकली इनकम है एक्सपोर्ट, शुगर 2.0 बिलियन, एंड टी एंड कॉफ़ी 1.5 बिलियंस, और जो फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स हैं वो 1.4 बिलियन के आसपास कंट्रीब्यूट कर रही है, एंड कॉटन इज एट द लास्ट, दैट इज $1 बिलियन। सो दिस सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। कई बार इस तरह से अरेंजमेंट पूछ ली जाते हैं, आपसे डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे बट किसी भी सीक्वेंस को ऊपर नीचे करके पूछ लिया जा सकता है। However, राइस एंड शुगर कल्टिवेशन आर क्वाइट सब्सिडाइज, जहाँ पे बेसिकली हुआ क्या कि राइस और शुगर में इस वजह से भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो प्रोडक्शन हाई है क्योंकि फ्री पावर दी गई लोगों को, सब्सिडाइज फर्टिलाइजर दी गई स्पेशली यूरिया, तो जिस वजह से जो कल्टिवेशन है वो काफ़ी हायर नंबर पे रहा है, चाहे वो पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें या और किसी दूसरे स्टेट्स की बात करें। Now this is a graph which you can find in the newspaper as well. So this you can see, this is for the agri import, this is for 2002-3 and this is in the 2019-20. You can see this the export, this is for the export, this is again on the search, and this is the agri trade surplus for the 1920, right? So this is for you to get the clarity. Now moving ahead with the other news, that is Elements, India's first social media app. इसको recently launch की गई, कल ही launch हुई है ये app। तो बेसिकली जो ये ऐप है एलिमेंट्स, इट इज़ इंडिया फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर ऐप दैट वाज रिसेंटली लॉन्च बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री वेंकैया नायडू ने इसको लॉन्च किया है। एंड द ऐप हैज़ बिन बिल्ड ओवर 1000 IT प्रोफेशनल जो कि वॉलेंटरली इन्होंने डेवलप किया है। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन श्री रविशंकर जो हैं उनकी ये फाउंडेशन है, उन्होंने बेसिकली यहाँ के जितने IT प्रोफेशनल्स थे 1000 लोगों ने कंट्रीब्यूट करके वॉलेंटरली इस ऐप को बनाया है। एंड द ऐप गिव द इम्पोर्टेंस टू प्राइवेसी
एंड द सर्वर दैट आर होस्टेड विद इन द इंडिया। तो सारी चीज़ें बेसिकली ये एक इंडिजिनस ऐप है जो कि व्हाट्सएप की तरह काम कर सकती है, राइट। एंड दिस ऐप विल बी अवेलेबल इन मोर देन 8 लैंग्वेजेस। आप 8 भाषाओं में इसका सुविधा उठा सकते हैं। And the Element Visions combine to have the feature of popular social media app present on the single unified app। तो उसके अलावे और भी ऐसे कई चीज़ें होंगी पेमेंट की, मैं आपको आगे बताऊंगा, जो सारी चीज़ एक साथ आप इस ऐप में कर पाएंगे। सो क्या क्या फीचर्स हैं इस ऐप के? सो द ऐप अलाउ ऑडियो वीडियो कॉल, आप इससे वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, और जो कि प्राइवेट कनेक्शंस पे होगी। एंड द फैसिलिटीज़ ऑल्सो इंक्लूड द कॉन्फ्रेंस कॉल, सिक्योर पेमेंट की जा सकती है इसके थ्रू, जैसे भी जो भी आप पेमेंट्स करते हैं पेटीएम, फ़ोनपे या फिर गूगल पे, उस तरह के आप इसमें एलिमेंट्स पे के तौर पे कर सकते हैं। और जो कॉमर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जितने भी फ्लिपकार्ट, अमेजोन्स हैं, उन सारी चीज़ों की भी इंडियन ब्रांड्स के लिए भी यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल होगी। तो डू चेक आउट द एप्स, दिस माइट बी हेल्पफुल एंड दिस इज द कम्प्लीटली इंडिजिनस ऐप। So we as a citizen of this country need to motivate the people, need to motivate the volunteer, और इसको डाउनलोड करके एक बार आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। Now the other topic is dealing with China. So this is you can find in the Hindu। बात करें इस तरह के आर्टिकल की तो ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये स्पेसिफिकली सिर्फ मेन पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है। तो टू काउंटर चाइना वी नीड सीरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म की ज़रूरत है, बिकॉज वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन चाइना। जिस तरह से गैलवान वैली में जो डिस्प्यूट हुई थी 15 जून को, जो क्लैशेस में वी हैव बेसिकली लॉस्ट 20 ऑफ आवर सोल्जर्स, उसके बाद जो चैलेंजेस है, इंडिया चैलेंजेस कुड नॉट कम ओवर टू द वर्स्ट टाइम। अभी कोविड-19 और ये सारी दोनों सिचुएशन एक साथ वर्स्ट होने के बजाय क्या हो रहा है इंडिया के साथ, बेसिकली वी हैव टू सी द हेल्थ केयर सिस्टम एज वेल, वी हैव टू सी आर डिप्लोमेसी एज वेल, एंड द पॉइंट जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है उसका भी ध्यान रखना, क्योंकि हमने इकॉनमी रिवाइव किया। तो जब इकॉनमी रिकवर कर रही है तो वहाँ पे जो सप्लाई चेन है वो कहीं तरह से डिस्टर्ब ना हो, इसकी भी ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। ना अगर बात करें जीडीपी कंपैरिजन की और इकोनॉमिक स्लो डाउन की, तो 1987 की अगर बात करें तो दोनों कंट्रीज़ की जो नॉमिनल जीडीपी थी वो ऑलमोस्ट इक्वल थी। इंडिया वॉज इक्वल टू चाइना, राइट। बट अभी अगर आप चाइना को देखोगे तो इंडिया के वो 5 टाइम्स ऑफ ज़्यादा है उनके पास जो जीडीपी है। अगर इंडिया के 3 के आसपास हमारी जीडीपी है प्रेजेंट में, $3 ट्रिलियन इकोनॉमी के आसपास है, तो जो चाइना है वो $15 ट्रिलियन इकोनॉमी की जीडीपी है, राइट। सो वो 5 टाइम्स है हमारे से। और मिलिट्री स्पेंडिंग में भी बात करें तो इंडिया की ट्रिपल स्पेंडिंग करता है चाइना, राइट। हमारी स्पेंडिंग अभी भी काफ़ी कम है डिफेंस में, 1.4% के आसपास है। बेसिकली वी आर क्लोज टू 2, तो 2.1 आप कर लो तो, और जो बेसिकली जो चाइना है वो इसका 3 टाइम्स ज़्यादा करता है। The root cause of the India economy was to the track back to the slowdowns in the reform। और 1991 के बाद जिस तरह से जो challenges आई है commodity को लेकर के, तो हमने क्या किया, लिबरलाइज लेबर और कैपिटल, इन सारे चीज़ों पे वी हैव स्टार्टेड डिपेंडिंग ऑन द अदर कंट्रीज़, क्योंकि वहाँ से चीज़ें काफ़ी जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी कम पड़ती है। तो इंडिया रिमेन द आउटसाइड। अभी भी अगर बात करें तो जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है उसको लेकर के हमने जो RCEP को साइन नहीं किया था, क्योंकि जो हमारे डोमेस्टिक डेयरी सेक्टर्स थे, डेयरी सेक्टर्स को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो प्राइम मिनिस्टर ने स्पेसिफिकली कहा कि RCEP को हम ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो डोमेस्टिक है उसको काफ़ी ज़्यादा डेयरी सेक्टर को खतरा हो सकता है। नाउ क्या वे फॉरवर्ड है? तो सबसे पहला कि इंडिया अर्जेंटली नीड टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। जो इन्वेस्टमेंट है टू प्रोवाइड वेल पेइंग जॉब्स, टेक्नोलॉजी एंड नो हाउ टू डू इट। और जो बिजनेस परचेज है, जो कॉस्ट एफिशिएंसी है, इनपुट्स, ओवरसीज यूज़, हायर वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बोल्ड रिफॉर्म की ज़रूरत है, दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन टू मैनेज चाइना टू अचीव द ग्रेटर इंडिपेंडेंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज। अभी इंडिया ने रिसेंटली 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया है, तो कहीं ना कहीं इसका रिपरकशन इकोनॉमिक लेवल पे भी है। एंड द सेम टाइम बहुत सारी और ऐसी चीज़ें, चाहे वो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग हो, ई कॉमर्स हो या ट्रेड हो, बेसिकली जो बायलैटरल ट्रेड है उस पर और ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है। ऐप और ये सारी चीज़ें बंद करने से तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, बट जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, जो ज़्यादा ट्रेड का जो इश्यूज़ है उसको ब्लॉक करने की ज़रूरत है, ताकि चाइना को ये पता चल सके कि इंडिया एक बहुत ही ग्रोइंग मार्केट है, जिसके साथ इफ टेंशन इज अराइजेस तो इसका अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट है वो चाइना की इकोनॉमी पे हो सकता है, राइट। सो दिस इज़ द वे आउट। और मैं ये बता दूं कि हमने एक डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है टेलीग्राम चैनल पे, जिस पे आपको हर सुबह क्वेश्चन मिल जाएगी और इस पे आप अपने आंसर भेज सकते हैं 6 PM तक।
जो भी आंसर्स हमें रिसीव होंगे उसकी कंप्लीट इवैल्यूएशन आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे दी जाएगी, राइट। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इस चीज़ को लिंक को ज़रूर चेक कर लें और इसका बेनिफिट उठाएं अपने आंसर राइटिंग स्किल्स के लिए। और जो कल के आंसर्स हैं उसके मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो जो पहला आंसर है उसके जो करेक्ट आंसर है वो सी है, तो दोनों स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ द सेकंड जो क्वेश्चन है उसके करेक्ट आंसर है ए, दैट द सेकंड राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस विच कांग्रेस हैज एग्रीड टू अटेंड अंडर द दिल्ली पैक्ट वाज हेल्ड इन लंदन, राइट। दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नाउ कमिंग टू द टूडेज एमसीक्यूज, दिस इज फ्रॉम द इकोनॉमी। तो आप हमें ये बताएं कि आप किस सेक्शन से क्वेश्चन चाहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन को दूसरे टॉपिक से चाहिए तो वीडियो में कमेंट करके, जो कमेंट सेक्शन है उसमें ज़रूर बताएं कि किस सेक्शन से आपको क्वेश्चन में दिया करो, राइट। सो डू लेट मी नो, इकोनॉमिक्स हो या फिर पॉलिटी हो, इन्वायरमेंट हो, कल्चर हो, जिस सेक्शन से भी आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कमर्शियल पेपर्स। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म कमर्शियल रिक्वायरमेंट अवेलेबल एट द रोयल बैंक रेट, और द कमर्शियल पेपर आर नॉट नीडेड टू रजिस्टर विद द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ SEC जिसको कहते हैं। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? A, B, both 1 and 2, or neither of them? So whatever you feel is the correct answer, do let us know in the comment section. Now the second is again from the modern history. मैंने सैटरडे को भी यही दोनों सेम पे क्वेश्चन पूछा था ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। आप अगर कोई दूसरे टॉपिक पे भी सवाल चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। With reference to the communal award, consider the following statement. It was an expression of the British policy to of divide and rule, and it entitled the depressed class for the separate electorate. तो अगर आपने NCERT पढ़ा हुआ है और अगर आपने बिपिन चंद्रा पढ़ा है या आपने राजीव अहीर पढ़ी है स्पेक्ट्रम की, तो ये आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाएंगे। तो 1, 2, 1 and 2 और none of the above. So whatever you feel is the correct answer, do let us know your answer in the comments down below. और मैं ये बता दूं कि हमने मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया जहाँ पे टोटल 25 मॉक टेस्ट हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विच इज शेड्यूल फॉर 4 अक्टूबर। तो यहाँ पे 13 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको और 12 करंट अफेयर के मॉक टेस्ट मिलेंगे, राइट। तो टोटल 25 टेस्ट हैं जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं रियल एग्जामिनेशन में जाने से पहले। सो डू चेक दिस मॉक टेस्ट सीरीज and do not forget to like our channel and subscribe the Aptiplex Academy for Civil Services on YouTube. और कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं, we'll be more than happy to assist you. For time being, I am signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.